अगर हमें किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले हमें 2 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक है ट्रेंड, हमें सबसे पहले ये पता चल जाए कि ट्रेंड बाइंग का है या फिर सेलिंग का है। अगर ट्रेंड बाइंग का है तो हम ईज़िली उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड तो बाइंग का है बट एग्ज़ैक्टली ब्रेकआउट हमारा ब्रेकआउट पॉइंट कौन-सा है। मतलब अगर हमने बाइंग के ट्रेंड में बहुत ऊपर बाय कर लिया यहाँ पर, तो ऑफ कोर्स एक डिप करने के लिए अगर स्टॉक नीचे आएगा तो हमारा आसानी से स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे जानने हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पहला है ट्रेंड और सेकंड है परफेक्ट जगह बाइंग करने के लिए। आज की वीडियो में हम जिस स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसमें ये दोनों चीज़ें हम सीखेंगे कि इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके हम ट्रेंड को कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। सेकंड, हमें ब्रेकआउट जोन का कैसे पता चलेगा, मतलब ब्रेकआउट पॉइंट का हम बहुत आसानी से कैसे पता लगा सकते हैं। तो चलिए स्ट्रैटेजी पर चलते हैं। सबसे पहले हम इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें टाइप करना है मूविंग एवरेज रिबन। मूविंग एवरेज रिबन, इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये कुछ ऐसा मूविंग एवरेज हमारे सामने क्लियर ओपन हो जाएगा, मूविंग एवरेज रिबन। बट हमें एग्जैक्टली ऐसा नहीं चाहिए, हमें इसमें कुछ सेटिंग्स करनी है। मूविंग एवरेज रिबन लगाने का मोटिव ये है कि हमें अपने चार्ट पे 4 मूविंग एवरेजेस का एक बैंड बनाना है। ठीक है, और ये जितने भी मूविंग एवरेज है ये सब हमें एक्सपोनेंशियल में चाहिए, तो इन सबको हम ईएमए में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 2 3 4 4 मूविंग एवरेज हैं, चारों को ईएमए में कन्वर्ट कर लिया, सबको क्लोज में ही रहने देना है। अब फर्स्ट मूविंग एवरेज जो चाहिए मुझे वो चाहिए 9। सेकेंड मूविंग एवरेज मुझे चाहिए 20। थर्ड मूविंग एवरेज हमें चाहिए 50 एंड फोर्थ हमें चाहिए 200। सबका कलर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट का मैं ग्रीन कर देती हूँ, सेकेंड का कलर ब्लैक, थर्ड का कलर रेड कर देते हैं एंड फोर्थ का कलर कर देते हैं ब्लू। सभी लाइंस को थोड़ा थोड़ा डार्क कर लेंगे यहाँ से ताकि इजीली विजिबल हो जाए हमें। ये ब्लू को भी डार्क कर लिया, ये और डार्क कलर कर लेते हैं। अब इसको ओके कर दिया मैंने। यहाँ से मैं आपको एक बार सेटिंग्स दोबारा से ओपन करके दिखा देती हूँ। इनपुट्स में सबसे पहले हमने 4 ईएमए लगाई है, मतलब 4 ईएमए लगाई है। सभी को क्लोजिंग पर ही रहने दिया है, कैंडल सारी क्लोजिंग है। और फर्स्ट 9 ईएमए है, सेकेंड 20 ईएमए है, थर्ड 50 ईएमए है और फोर्थ हमारी 200 ईएमए है। चारों को लगाने के बाद हमारी स्क्रीन कुछ ऐसी नजर आ रही है। अब हम स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो सबसे पहले तो टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए आप कोई स्टॉक बाय करते हो। एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, मैक्सिमम 15-20 दिन के लिए आपने स्टॉक को होल्ड किया। आपका टारगेट आया, आपने स्टॉक को बेच दिया, मतलब स्टॉक को सेल कर दिया। उसके बाद पोजिशनल की हम बात करते हैं। आपने स्टॉक को बाय किया 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए हमने बाय करा है, मतलब बहुत लंबे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं किया है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है। और स्टॉक को लगभग 6 महीने से पहले पहले हमने बेच दिया। तो अगर आपको स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करना है तो हम डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, मतलब डेली टाइम फ्रेम में हम स्टॉक्स को ढूंढते हैं। अगर हमें स्टॉक थोड़े ज़्यादा लंबे टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी स्टॉक में, तो फिर हम वीकली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम ट्रेंड जो है वो वीकली टाइम फ्रेम में ढूंढेंगे कि बाइंग का ट्रेंड हमें वीकली में भी मिल जाए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर हम यहाँ से मंथली टाइम फ्रेम लगाते हैं, और मंथली टाइम फ्रेम में हमें बाय चाहिए स्टॉक में, मतलब मंथली टाइम फ्रेम में भी स्टॉक अगर बुलिश है तो फिर ही हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें थी कि डेली में हम स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स को ढूंढते हैं।
पोजिशनल के लिए वीकली टाइम फ्रेम में भी हम देखेंगे कि स्टॉक में बाइंग हो, मतलब बाइंग मतलब स्टॉक का जो ट्रेंड है वो बुलिश वीकली में भी होना चाहिए, और मंथली में लॉन्ग टर्म के लिए। तो अब वापस से हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में आते हैं और इस स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। 4 मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन 9, 20, 50 और 200। तो सबसे पहले ये जो 2 मूविंग एवरेज है, हमारी फर्स्ट 2 मूविंग एवरेज, ये बाइंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है? और जो लास्ट की दोनों मूविंग एवरेजेस हैं, ये एवरेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर कोई स्टॉक इन सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, तो वो बाइंग में है, मतलब कि वो स्टॉक बुलिश है। स्टॉक का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। स्टॉक को पीछे ले जाकर मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। एक गजब की रैली यहाँ से हमने स्टॉक में देखी है, ये देखो, ठीक है? सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है स्टॉक और स्टॉक में बुलिश ट्रेंड है। इसको वीकली में अगर कन्वर्ट कर दें, बुलिश ट्रेंड था, सबके ऊपर था, तो हमें ये पता चल गया कि ट्रेंड बुलिश है अगर इन सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है, मूव कर रहा है। बट इसके अलावा बाइंग के लिए हम एंट्री कहाँ बना सकते हैं, वो जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि जितनी चारों मूविंग एवरेजेस हैं, सबको असेंडिंग ऑर्डर में होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि ये देखो, यहाँ पर हर मूविंग एवरेज असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, जैसे कि यहाँ पर है, स्टॉक यहाँ से ऊपर निकल रहा है इधर से, तो हम यहाँ पर बाय नहीं कर सकते। यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पर बाय नहीं कर सकते। अगर कोई स्टॉक 200 ईएमए के नीचे सस्टेन कर रहा है, 200 ईएमए के नीचे मूव कर रहा है, तो स्टॉक में हम कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है? अगर डेली टाइम फ्रेम में भी स्टॉक 200 ईएमए के नीचे मूव कर रहा है, तब हम स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ना स्विंग ट्रेड के लिए, ना लॉन्ग टर्म के लिए, ना ही पोजिशनल के लिए। और बाकी अगर मूविंग एवरेजेस की मैं बात करूं, ऊपर वाली तीनों मूविंग एवरेज 9, 50 और 20 की, तो ये तीनों मूविंग एवरेज जब 200 के ऊपर मूव कर रही होती हैं, तभी स्टॉक में हम बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं। तो अब जरा हम स्ट्रैटेजी को अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि आखिर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर मिलेंगी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें दो चीजें देखनी है। एक तो हमारी मूविंग एवरेज 9 और मूविंग एवरेज 20, इन दोनों ने रिसेंटली एक दूसरे को क्रॉस ओवर दिया हो, मतलब 9 ने 20 के ऊपर एक फ्रेश क्रॉस ओवर दिया हो, प्लस साथ में इन दोनों को अगर मैं नीचे से एक बेस लाइन, मतलब यहाँ से अगर मैं एक बेस लाइन को ड्रॉ कर दूं, तो ये 30 डिग्री के एंगल पर हो दोनों लाइंस, मिनिमम 30 डिग्री। मतलब कि ये एकदम ऐसे सीधी नहीं होनी चाहिए लाइंस, थोड़ा सा ऐसे स्लॉप हो। स्लॉप मिनिमम कितना हो, 30 डिग्री। जब ये स्लॉप 30 डिग्री होगा, तभी हम एक परफेक्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी को यहाँ से ढूंढ सकते हैं। सेकंड, फर्स्ट तो ये हो गया कि स्लॉप होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। सेकंड, एक हमें कैंडल चाहिए। कैसी कैंडल चाहिए? छोटी कैंडल हो, डोजी काइंड ऑफ कैंडल हो। अगर हमें बहुत छोटी कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिलेगा या फिर डोजी काइंड ऑफ कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिलेगा, तो ये दोनों जो ब्रेकआउट होते हैं, ये काफी ज्यादा अच्छे ब्रेकआउट्स होते हैं। अदरवाइज अगर कोई बहुत बड़ी कैंडल के साथ हमें ब्रेकआउट मिल रहा है या बहुत बड़ी विक्स वाली कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिल रहा है, तो ऐसे ब्रेकआउट जो है वो फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, तो ये ब्रेकआउट काफी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट है, ठीक है? ये भी बहुत बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट है। यहाँ पर देखते हैं, छोटी कैंडल के साथ ब्रेकआउट, अगेन यहाँ भी छोटी कैंडल के साथ ब्रेकआउट, ठीक है? अब रिसेंटली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस ने 50 को पे आके सपोर्ट लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 50 ईएमए और 200 ईएमए, ये दोनों एवरेज का काम करेंगी। एवरेज मतलब स्टॉक ऊपर गया, वापस नीचे आएगा, मतलब ब्रेकआउट देने के बाद ऑफ कोर्स स्टॉक ऊपर गया,
बट ऊपर जाने के बाद स्टॉक एवरेज करने के लिए भी तो नीचे आता है, तो एवरेज करने के लिए 50 के पास आएगा, 50 से जब रिटर्न हो जाएगा वापस स्टॉक, और फिर हमें जब फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा, वहां पर हमें स्मॉल कैंडल या फिर डोजी काइंड ऑफ कैंडल, ये दोनों में से अगर हमें कोई कैंडल मिलती है तो ही हम वहां पे उसको परफेक्ट ब्रेकआउट मानेंगे। नेक्स्ट स्टॉक में देखते हैं, यहां पर हम ब्रेकआउट को देख सकते हैं। ब्रेकआउट ऑलमोस्ट फेल होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मतलब ट्रेंड जो है वो हमें मार्केट का यहाँ से साइडवेज नजर आ रहा है स्टॉक में। ठीक है, तो इस साइडवेज को हम कैसे डील करेंगे? अगर यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ से सीधी, तो हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 30 डिग्री का एंगल वाला जो क्राइटेरिया है वो एकदम फेल होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब स्टॉक यहाँ पे मूविंग एवरेजेस जो है वो 30 डिग्री के एंगल पे नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर पीछे जाकर देखें हम, यहाँ पे ये क्राइटेरिया 30 डिग्री के एंगल से ज्यादा होता हुआ इजीली दिख रहा है, मतलब 30 डिग्री से ज्यादा का एंगल बन रहा है, और जब भी 30 डिग्री से ज्यादा एंगल पर मूविंग एवरेजेस होंगी वहां से ज्यादा हमें अच्छा मूव मिलेगा, और अगर मूविंग एवरेजेस एकदम फ्लैट होंगी तो वहां से हमें ऐसा साइडवेज ही ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। इसलिए हमें ये देखना है कि मूविंग एवरेजेस जो है वो स्लॉपी होनी चाहिए, स्लॉपी होगी तभी हम वहां से परफेक्ट बाइंग का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखते हैं, सारी मूविंग एवरेजेस एक टाइम पर आकर बहुत क्लोज आ जाती हैं, तो जब भी हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं तो वहां से क्या होता है, वहां से एक ब्रेकआउट जरूर मिलेगा, लेकिन वो ब्रेकआउट की जो रैली है वो काफी लंबी चलती है। मतलब वो बाइंग का एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है जब सारी मूविंग एवरेजेस एक पॉइंट पर आकर कन्वर्जेंस बनाती है, मतलब 200 भी क्लोज आ जाएगी और वो जो ब्रेकआउट है वो सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर होगा, प्लस सारी मूविंग एवरेजेस असेंडिंग ऑर्डर में होनी कंपलसरी है। अगर कोई भी मूविंग एवरेज, छोटी मूविंग एवरेज नीचे बन रही है, जैसे कि 9 अगर सबसे ऊपर ना होकर 20 ऊपर निकल गई है और 9 नीचे, तो वो हमारा कन्वर्जेंस नहीं माना जाएगा, मतलब कि वो हमारा ब्रेकआउट जोन नहीं होगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं एक कैंडल ने सबके ऊपर ब्रेकआउट दिया है, बट यहाँ पर 50 सबसे ऊपर है। ठीक है, बाकी जो दोनों मूविंग एवरेजेस हैं वो नीचे हैं, तो ये वाला जो ब्रेकआउट है वो 100% फेल होना कंपलसरी था, और यहाँ पर हम ऐसा होता हुआ भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 50 ऊपर है और प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाकर वापस नीचे आ गया है। अब सेकंड थिंग जो हमारी जाने वाली है, लास्ट वीडियो में हमने ट्रेंड लाइन प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो कोई भी एक स्ट्रैटेजी के बेसिस पर हम कभी भी एंट्री नहीं बनाते हैं। ठीक है, हमने अगर ये वाली स्ट्रैटेजी को जान लिया है तो इसके बाद भी हम सबसे पहले अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लास्ट यहाँ पर एक हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पर हम एंट्री बनाते हैं, हमें यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा है इस पॉइंट पर, और यहाँ पर अगर हम एंट्री बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा, यहाँ से और ऊपर जाने के चांसेस तब तक नहीं बनेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बाइंग की पोजीशन अपनी बना रहे हैं तो ये हमारा टारगेट जोन होना चाहिए कि यहाँ पर हम एक बार टारगेट बुक करके निकल जाएंगे। जब तक इसके ऊपर दोबारा हमें ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक हम दोबारा से एंट्री नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं, और एग्जैक्टली हुआ भी वही है। रेजिस्टेंस पर टच किया है और यहाँ से हमें एक रिवर्सल का ट्रेंड दिखा दिया स्टॉक ने। सेकेंड थिंग जो है वो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हमें स्टॉक 200 ईएमए के पास मूव करता हुआ दिख रहा है ऐसे, ठीक है, या फिर यहाँ पर जैसे देख रहे हैं हम, जब भी वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक 200 ईएमए के क्लोज आ जाता है तो वहां से रिवर्सल का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देकर जाता है स्टॉक। यहाँ से हम वे इस स्टॉक, मतलब ऐसे जितने भी स्टॉक्स होते हैं इनको हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखते हैं और इन पे नजर बनाए रखते हैं, अगर हमें जब तक ये वाला ब्रेकआउट का एरिया नहीं मिल जाता। जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिलेगा स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, और फिर यहां से हम देख सकते हैं इधर ये हमारा रेजिस्टेंस का जोन था, और ब्रेकआउट देने के बाद इजी यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास टच करके हमें इजी टारगेट यहाँ से मिल जाता।
अभी मैंने आपको बताया था कि 200 ईएमए जब भी सबसे ऊपर है तो हम कभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इवन कितने भी हमें ब्रेकआउट्स मिल जाए, कितना भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, कभी भी हम स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते। उसका एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस था इधर, ठीक है, बट रेजिस्टेंस होने के बाद भी हम इस स्टॉक में एंटर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 200 ईएमए सबसे ऊपर मूव कर रही है और 200 ईएमए के ऊपर निकलने के बाद भी स्टॉक ऊपर नहीं गया। क्यों? क्योंकि सारी मूविंग एवरेजेस में हम कोई असेंडिंग ऑर्डर दिख ही नहीं रहा है हमें यहाँ से। और प्रॉपर यहाँ से जैसे ही स्टॉक नीचे आया, डाइवर्जेंस बना और यहाँ से एक इतना बड़ा फॉल स्टॉक में हमें दिख रहा है। बहुत बेसिक और इजी स्ट्रैटेजी के बारे में हमने सीखा है और इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम बाय और सेलिंग की इजी पोजीशंस भी जान सकते हैं, मतलब ट्रेंड इजीली फाइंड कर सकते हैं और ब्रेकआउट जोन बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। प्लस साथ में जो लास्ट वीडियो में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखे हैं, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद अगर हम इस स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे तो इसके रिजल्ट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो का, आप जरूर जाकर देख लीजिए। उसके बाद ये इंडिकेटर्स को अपने स्क्रीन पर लगाइए और उसके बाद दोनों स्ट्रैटेजी को लगाकर आप इसके रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।